नमस्कार। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। ये चर्चा ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क व स्वनिधि इनिशिएटिव द्वारा आयोजित की जा रही है। हमारे साथ आज आगरा से माननीय सांसद प्रोफेसर एसपी बघेल जी मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब ने 1998 में 12वीं लोकसभा के सदस्य बने और अब 2019 में आगरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आपने अपने लोकसभा की चौथी पारी की शुरुआत की है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भानुजा लाल शरण, जो ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के एक सदस्य हैं और साथ ही मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान वाराणसी के निर्देशक भी हैं। प्रोफेसर बघेल सर, हम आपसे आज इस चर्चा में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना संकट इस साल की शुरुआत में हमारे देश के सामने आया, उससे खासकर मजदूरों पे व अन्य सभी वर्गों पे एक बहुत भारी प्रभाव पड़ा। आजीविका हो या खाने की समस्या हो, राशन की समस्या हो या अपने खेतों की सिंचाई, हर क्षेत्र में मजदूरों को और किसानों को सबसे ज्यादा इस महामारी का असर देखने को पड़ा। भारत के ग्रामीण प्रांतों में गरीब वर्ग पर बंधुआ मजदूरी और कर्ज बंधन का खतरा हमेशा से सर बना रहता है। रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, संपूर्ण पोषण और शिक्षा के अवसरों के अभाव के कारण भारत के जनसमूह का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर है। देश में कोविड यानी कोरोना संकट के दस्तक और उसके मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन के कारण जनमानस स्वास्थ्य और आजीविका संबंधी खतरों से जूझ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोरोना संकट के बढ़ते सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के कारण जो देश के एक बड़े तबके में तनाव है, आपके मुताबिक ये संकट कितना चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए आगे क्या-क्या कदम सभी सरकारों को व गैर सरकारी संस्थाओं को उठाने की जरूरत? जो चुनौती है कोविड-19 की, इससे कोई एक राज्य या एक जिला या एक देश प्रभावित नहीं है। विकसित राष्ट्र से लेके विकासशील राष्ट्रों से लेके अविकसित राष्ट्रों तक ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई किसी देश में कम संक्रमित है, कहीं ज्यादा है, लेकिन विकसित राष्ट्र भी पूरी तरह संक्रमित है। तो स्वाभाविक बात है कि ये जो आर्थिक मंदी आएगी या बेरोजगारी आएगी या भुखमरी आएगी या परेशानी आएगी या छटनी आएगी, ये पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन जिनकी जीडीपी ठीक है, जो विकसित राष्ट्र हैं, जिनकी विकास दर ठीक है, जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्धशाली हैं, वो इस झटके को किसी हद तक बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही पटरी से उतर रखी है, जिन देशों की, उनको परेशानी होगी। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, और लेकिन ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ साल हमें और मौका मिलता तो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम लोग आ रहे थे, चाहे वो विश्व गुरु बनने की दिशा में हमारे कदम हो अथवा हमारी जीडीपी या हमारी जनसंख्या को हम लाइबिलिटी की जगह एसेट्स बना रहे थे। तो सारे लोग इससे प्रभावित होंगे। इसमें मैं कहता हूँ टाटा से लेकर के और मजदूर तक सभी लोगों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा, और मैं तो कहता हूँ राजनीतिक स्थितियां भी गड़बड़ा रही हैं, क्योंकि ये सारी मांग राजनीतिक लोगों से होती है। लेकिन मैं मोदी जी का ये आभार प्रकट करना चाहूंगा कि समय रहते हुए उन्होंने लॉकडाउन करके एक वैश्विक नेता और दूरदर्शी नेता नेतृत्व का परिचय देते हुए, जब हमारे यहाँ केवल 550 पॉजिटिव थे, आज उससे 3 गुने केवल आगरा शहर में है, और उसको उन्होंने पहले जनकर्फ्यू के माध्यम से जनता को जोड़ने का प्रयास किया, फिर सीआरपीसी और पुलिस का सहारा लेकर के पूरे देश को लॉकडाउन किया। क्योंकि ये बीमारी के तीन ही चीज है कि ये नजदीक आने से होती है, बिजली का नंगा तार की तरह, अगर आप उसके पास नहीं जाएंगे तो वो दौड़ के आपके पास नहीं आता है। तो अगर हम सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी को बनाकर रखते तो लॉकडाउन में ये बात सच है कि कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता बढ़ती है और बढ़ते हैं, और कुछ अनुशासनहीन लोग होते हैं वो जो हमेशा अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन
लेकिन ज्यादातर लोगों ने कानून के रास्ते को मानते हुए और अपनी जान को जोखिम में न डालते हुए और अपने वैश्विक लीडर के आह्वान पर कि जो जहाँ है वहां रहे, लोगों ने पालन किया। तो जो आज संक्रमित हैं अथवा जो मरे हैं वो तो सरकार की भूमिका गोलकीपर की तरह होती है कि कितने गोल खा लिए ये इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, कितनी मौत हुई है ये इतिहास में दर्ज हो गई है। लेकिन पुलिसिंग के माध्यम से, सैनिटाइजिंग के माध्यम से, मास्क के माध्यम से अथवा लॉकडाउन के माध्यम से कितने लोग बचे हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि संक्रमण को काफी कम करने का प्रयास किया है। लेकिन एक अब मैं देख रहा हूँ कि फैक्ट्रीज में लोग, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही है, बेचने में हो रही है, तो सभी लोग अपने खर्चों को कम कर रहे हैं। खर्चे कम करने में उनको सबसे पहले ये समझ में आता है कि लोगों ने घर में काम वालियों की संख्या कम कर दी है, ड्राइवरों की संख्या कम कर दी है, टीचर्स की संख्या स्कूलों ने कम कर दी है, इसी के साथ फैक्ट्रीज के मालिकों ने मजदूरों की संख्या कम कर दी है। तो एक कृत्रिम भय, भगदड़ और भ्रम, ये तीन शब्द मैंने इस लॉकडाउन में सीखे हैं। भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति पूरे विश्व में है और भारत इससे अछूता नहीं है। तो किसान भी इससे प्रभावित हो रहा है। उन दिनों शुरू में इतनी सख्ती थी कि पकी हुई फसल के पास लोग नहीं जा रहे थे, डर रहे थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेबर नहीं मिल पा रही थी, तो हम थ्रेसिंग ढंग से नहीं कर पाए, फसल की कटाई नहीं कर पाए। उन दिनों सब्जियों, जो जायद की फसल, कोरोना टाइम में जायद की फसल, जो ये गर्मियों में सब्जी और खरबूजे, तरबूज, खीरा, लौकी, तुरई, कद्दू और खीरा, भिंडी, ये जो जायद की फसलें हैं, इनके को खरीदने वाले नहीं मिले। मैं अपनी लोकसभा में देख रहा था, एक दिन एक गाँव में गया था, तो 2-3 हजार लौकियों को मैंने कॉर्नर पे डले देखा। तो मैं सोचा किसान ने तोड़ के अपने यहाँ रखी है, बाद में बेचेगा। लेकिन मैं लौट के देखा उसके पास कोई आदमी नहीं है, गाय खा रही थी। वो जो लौकी है वो बिक नहीं पाई। इस दौरान दूधियों के द्वारा, मिल्कमैन के द्वारा संक्रमण हुए, तो देहात से दूध को नहीं आने दिया। जब दूध नहीं आया तो भैंस को खिलाने की दिक्कत हुई। तो भैंस को खाना जो सानी जरूर करी जाएगी, वो दूध बिके अथवा नहीं बिके, तो वो दूध कम कीमत पर रहा, गाँव में कंज्यूम किया गया। लोगों ने खोआ बनाया, खोए के लिए मिठाई की दुकानें बंद रही, तो मिठाई की दुकान पर वो मावा जैसे कहते हैं वो नहीं जा पाया। तो बिस्लरी का पानी महंगा था, 3 महीने दूध सस्ता था, क्योंकि सारा व्यापार डिमांड एंड सप्लाई पर होता है। तो उसकी वजह से जो पैरेलल इकोनॉमी किसान की दूध होती है उसमें भी दिक्कत आई। सब्जी या जायद की हमारी एक एडिशनल फसल होती है, मुख्य क्रॉप हमारी रबी और खरीफ की होती है, जायद एक एडिशनल होती है। लेकिन सब्जी का भाव ठीक मिल जाए तो जायद की फसल कई बार रबी और खरीफ से भी ज्यादा हमको, ये कैश क्रॉप होती है, ये फायदा देती है। तो ये देश गाँव का देश है, किसानों का देश है, देहात का देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और किसान, चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश का किसान हो या दक्षिण भारत का किसान हो, सभी लोग प्रभावित हुए। क्योंकि जो बड़ा किसान है वो अपने को किसान कहता है, लेकिन 50 बीघे से ऊपर वाला किसान है ना, मैं उसको जेई कहता हूँ, उससे बड़े वाले को ई कहता हूँ, उससे बड़े वाले को एक्सीन कहता हूँ, ज्यादा बड़े जमींदार को मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कहता हूँ। वो देख रेख करते, वो कार से खेतों पे जाते हैं, लेकिन खेती हर मजदूरों के द्वारा होती है। और खेती और मजदूरों को उस समय पुलिस ने भी कहा था कि चाहे खेती का काम हो या शादी ब्याह हो या भागवत कथा हो, किसी भी काम हो या स्कूलिंग हो या पंचायत हो, आपको दूरी बना कर के रखनी है। तो दूरी बना के रखने के चक्कर में फसलों का भी नुकसान हुआ। अब सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस थोड़ा बढ़ाए और उसके साथ खरीदारी भी सरकार करे, प्रोक्योरमेंट करे, तो ऐसे किसानों को बचाया जा सकता है। और कुछ सब्सिडी कुछ चीजों में बढ़े, क्योंकि परचेज पावर इस समय हिंदुस्तान के सभी लोगों की, उसकी परचेज पावर कम हुई है। प्रवासी मजदूर के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर उसके गांव में रोजगार होता तो वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, नोएडा, सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा क्यों जाता। वो कुछ साधन नहीं थे इसलिए वो गए। अब वहाँ भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति में वो सरकारों, रेलों से भी आए हैं, बसों के द्वारा भी आए हैं, कुछ केस ऐसे हैं कि बेचारे पैदल चल के भी आए हैं, अपने साधनों से भी आए हैं। और गांव में उनके लिए कुछ था नहीं, तभी वो शहर गए थे।
और इस समय गांव में और ये गर्मियों के दिनों में कोई काम नहीं होता है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा मजदूरों के लिए उन्होंने निर्गत कर दिए हैं। मनरेगा का पेमेंट टू डेट हो चुका है। और ये जो महीना है जुलाई, क्योंकि हमारे यहाँ लोग प्रवासी मजदूर मार्च में भी आए हैं, अप्रैल में भी आए हैं, मई में भी आए हैं, जून में भी आए हैं, और इन्हीं दिनों देहात में काम ज्यादा होते हैं, क्योंकि तब तक बरसात नहीं होती है। तो मनरेगा का काम होता है, उसमें 40% पक्का काम होता है और 60% अर्थ वर्क होता है, कच्चा काम होता है। और अभी भी हिंदुस्तान में, पंजाब वगैरह की स्थिति छोड़ दो, अभी भी देहात में अर्थ वर्क का बहुत काम है, क्योंकि प्रधान के द्वारा मनरेगा में नाली बनाई जा रही है, उसमें मजदूरों के खरंजा बनाया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, तालाबों की खुदाई हो रही है, मिट्टी की सड़कें डाली जा रही हैं, पंचायत भवन बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा शुरू हो गया है, निजी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है, और 180 रुपए की जगह 202 रुपए मनरेगा के हो गए हैं। तो ये 40,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में, और मैं बहुत ज्यादा आंकड़े की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, तो मेरे पास ज्यादा आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं इतनी प्रधानमंत्री जी ने दिए होंगे, क्योंकि मनरेगा का पैसा राज्यों का पैसा नहीं होता है, ये केंद्र पोषित योजना है, तो हर राज्य को दिया गया है। तो जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो अभी गांव में थे, तो उनको क्वारंटाइन भी किया गया है, इसके बावजूद उनका जॉब कार्ड बनवा दिया गया है, उनकी मजदूरी बढ़ा के 202 रुपए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर दी गई है। और ये जो महीने थे, अर्थवर्क करने का यही उपयुक्त समय होता है, क्योंकि ऐसे समय फसलें नहीं होती है। तो जो खरंजा पड़ा, नाली हुई, या गांव में तालाब खुदाई हुई, अथवा चक्रोड़ जिसको हम कहते हैं, उनमें मिट्टी की सड़क डालने का काम किया, क्योंकि 40% केवल पक्का होता, 60% कच्चा होता। उसमें लिखा हुआ है कि जेसीबी मशीन का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग ना किया जाए, मजदूरों को हैंड वर्क को फावड़े इत्यादि से, कुदाल से काम दिया जाए। तो मैं जहां तक अपने क्षेत्र में अनुभव करता हूँ कि जो लोग, हालांकि उनको ये काम थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि इस समय वो नोएडा में फैक्ट्री में काम कर रहे थे, सूरत में फैक्ट्री में कर रहे थे, साड़ी का काम कर रहे थे, वो गाजियाबाद में मशीन टूल्स में काम कर रहे थे, है, और मेटीरियल्स में काम कर रहे थे, बड़ौदा, गुजरात और अहमदाबाद में सब लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, इसलिए उनको मिट्टी का काम बुरा लगा। लेकिन वो देहात के लोग हैं, उनकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई है, इसलिए कभी न कभी उन्होंने फावड़ा चलाया हुआ है और मजदूरी करी है, इसलिए रोटी की समस्या नहीं हुई। जहां तक भुखमरी का सवाल है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज के ये अखबार में है, मैं उतना नहीं जानूंगा कि कितने अरब रुपए का बजट आया, कितने टन हमने अनाज दिया, लेकिन एक योजना ये आई है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, और आपके के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझ जाएं, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ कि 80 करोड़ रुपए, हमारी 130 करोड़ आबादी संभावित है, वैसे तो 120 रजिस्टर्ड थी, लेकिन 80 करोड़ लोग जो पीडीएस सिस्टम है, खाद्य वितरण प्रणाली के खाद्यान्न से भोजन करता है इस देश में, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झूठा रिकॉर्ड नहीं है। तो 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोग तो राशन के द्वारा भोजन करते हैं। और वो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पूरा ना पता हो, कि 2 रुपए किलो गेहूं सरकार के द्वारा मिलता है, 3 रुपए किलो चावल मिलता है। अब आप ये देखेंगे, जो विवाद का विषय ना हमने, कि ज्यादातर राशन कार्ड गरीब लोगों के होते हैं, बीपीएल के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं। तो इनके यहाँ अशिक्षा के अभाव के कारण जनसंख्या भी इनकी ज्यादा होती है। तो मैं केवल कल्पना आपको करा रहा हूँ कि किसी के राशन कार्ड में केवल 5 यूनिट है, 5 लोग हैं, यहाँ बीबी और 3 बच्चे, माँ बाप जोड़ लो तो 7 हो जाते हैं। तो अगर केवल मैं 5 का उदाहरण दे रहा हूँ, ना मैं 3 का उदाहरण दे रहा हूँ, ना 7 का उदाहरण दे रहा हूँ, अगर किसी के राशन कार्ड में 5 यूनिट अंकित हैं, तो मार्च के महीने से आने वाले नवंबर के महीने में, मतलब लगभग 9 महीने तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको 61 किलो अनाज केवल 80 रुपए में मिलेगा। और मनरेगा की मजदूरी 202 रुपए है, माने 1/3, एक दिन की 1/3 मजदूरी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, थोड़ा विवाद भले हो जाए, कि जैसे आगरा राइस हीटर नहीं है, चावल नहीं खाता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं बाकी लोगों को कि 25 किलो
5 किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से, अगर राशन कार्ड में केवल 5 लोग हैं तो 25 किलो चावल पिछले 3 महीने से मुफ्त में मिल रहा है। और आज मैंने कल की कैबिनेट से ये पता चला है कि नवंबर तक उनको ये 25 किलो ये चावल मिलेगा और 1 किलो चना मिलेगा या दाल मिलेगी। और जो हमारा पीडीएस सिस्टम बिफोर कोरोना था उसमें 2 किलो चावल प्रति यूनिट और 5 किलो गेहूं होता था। तो मैं जब छोटा सा गणित समझाऊं कि अगर किसी के राशन कार्ड में केवल 5 लोग अंकित हैं तो उसको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल, ये 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं, और ये 25 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा। ये हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि केवल लॉकडाउन खुलने तक ये रहेगा, लॉकडाउन खुलने पे बंद हो जाएगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आगामी नवंबर तक उन्होंने किसान गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। तो उदाहरण के तौर से 61 केजी दाल चावल और गेहूं उनको मात्र 80 रुपए में मिलेगा। और एक दिन की मजदूरी अगर 220 रुपए है तो 1/3 एक दिन की मजदूरी से 5 लोगों का परिवार आराम से 2 महीने तक भोजन ग्रहण करेगा। तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपके सामने, भूख से कोई नहीं मरेगा, लेकिन संक्रमण से मरेंगे, संक्रमण से मर रहे हैं, भविष्य में भी मरेंगे केवल। और भगवान का ये भी धन्यवाद दीजिएगा कि ये ईश्वर सब मैं आस्तिक हूँ, ये लाभ हान जीवन वर्ण यश अभ्यस विधि हाँ, तो ये जीवन वर्ण ईश्वर के हाथ में होता है। उसने ये क्योंकि ये 84 लाख योनि वही बनाता है। कोरोना नाम का विषाणु भगवान ने बनाया है, आदमी नहीं बना पाता है। तो अगर उसने बनाया है, लेकिन एक तरफ हम भगवान से नाराजगी व्यक्त करते हैं और मैं आभार इसलिए प्रकट करता हूँ कि जो 84 लाख योनि हैं उसमें 83,99,999 जीवों को कैरियर नहीं बनाया ईश्वर ने। ईश्वर ने कैरियर किसको बनाया है? जो उसकी सबसे उत्तम कृति है, जिसको इंसान कहते हैं, मानव कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, जिसका मस्तिष्क है, जो विकसित है, जो होशियार है, जो सभ्य है, अगर वो केवल अनुशासनहीनता ना बरतता तो आज ये हालत नहीं होती। क्योंकि इसका कल्पना करो कि ये हवा में वायरस होता, कल्पना करो ये रेप्टाइल्स में होता, कल्पना करो ये गाय भैंस में होता, कल्पना करो ये फसलों में होता, फूलों में होता, फलों में होता, तो आज पूरी दुनिया कब्रिस्तान या शमशान घाट में तब्दील हो जाती है। आप देखो कि 84 लाख योनि में केवल इंसान इसका कैरियर है, जो उसको पल्लवित करता है, पुष्पित करता है, संक्रमित करता है या पैदा करता है या मल्टीप्लाई करता है। और वो ये अनुशासनहीनता बरत रहा है, उसकी वजह से ये सारी बीमारी हो रही है। मैं प्रवासी मजदूरों के प्रति भी ये कहना चाहूंगा कि अब जाने लगी है, मुंबई की ट्रेनें भर के जाने लगी हैं, नोएडा की तरफ गाड़ियां जाने लगी हैं, गाजियाबाद की तरफ जाने लगी है, बड़ौदा सूरत और अहमदाबाद की तरफ लोग जाने लगे हैं, अमृतसर पटियाला और जलंधर की तरफ जाने लगे, क्योंकि गांव में केवल मनरेगा उनका स्वागत कर रहा है, शेष उनको कोई कार्य। और मनरेगा का भी देखिए एक नियम है कि 100 दिन के लिए वो जॉब मिलता है, तो बाकी फिर 260 दिन क्या करेंगे वो। इसलिए हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसमें जॉब के दिन बढ़ाएं और पैसे तो बढ़ाए हैं, लेकिन अंततः अगर उनके गांव में रोजगार के साधन होते तो अपने घर को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, अपने पेरेंट्स को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, अपने मित्रों को नहीं छोड़ना चाहता है, कोई अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहता है। और यहाँ पर खुली हवा है, दूध है, सब्जी ताजी है। और जब शहरों में ये मलिन बस्तियों में जाकर के रहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन कोई रोजगार ना होने पर वहां गए हैं, वापस आ गए हैं। लेकिन सब कुछ सामान्य होने पर एक बार पुनः रोजगार आएंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, कारखाने चलेंगे, सामान्य जीवन होगा। लेकिन सामान्य जीवन जीने में जनता को प्रशासन की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। 2800 रेलों के द्वारा प्रवासी भाइयों को उनके गांव पहुंचाया गया है, वहां क्वारंटीन किया गया है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। मैं आगरा के संदर्भ में केवल ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन के समय में हमारे यहाँ 22,000 राशन कार्ड बने हैं। ये वो लोग हैं जो किन्हीं कारणों से राशन कार्ड नहीं बनवाए, अथवा थोड़ा अपने को ये सोचते थे कि वो समाज में नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं राशन की दुकान पे लगूं। लेकिन इस 3 महीने ने और आर्थिक मंदी ने
मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास 3 महीने में बना दिया है और लोअर मिडिल क्लास को बीपीएल का बना दिया है और बीपीएल के लोगों को बिल्कुल सड़क पे आने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग सड़क पर रोटरी क्लब से या लायंस क्लब से या बघेल महासभा से या अग्रवाल महासभा से या किसी क्लब से या किसी चैरिटेबल सोसाइटी से जाकर मांगने लगे, वो तो खुश रहे, सुखी रह पाए हैं। लेकिन जो लोग स्वाभिमानी लोग हैं, अपने घर से नहीं निकले, फोटो खिंचवाना नहीं चाहे, लाइन में नहीं लगे, ऐसे लोग निश्चित तौर से परेशान हुए। तो ये मेरे अपने शब्द हैं कि मिडिल क्लास लोअर मिडिल हो गया, लोअर मिडिल बीपीएल हो गया, बीपीएल सड़क पे आ गया और सड़क वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि जो थैला लेकर के कुछ लेने चले हैं। तो पूरे देश की चैरिटेबल संस्थाओं ने भोजन की और व्यवस्था की है। मैं उद्योगपतियों से यही कहना चाहूंगा, स्कूल के मैनेजमेंट से कहना चाहूंगा कि 3 महीने की बैलेंस शीट को ना बनाएं। जब आपने 15 साल पहले डीपीएस खोला या जीडी गोयनका खोला या कोई सा भी है, या दून है या नैनीताल शेरवुड है या मेयो कॉलेज है या पीटर्स पैट्रिक कॉलेज जॉर्जिस जीडी गोयनका है या जो भी है, ये स्कूल जो हैं जब ये खुलते हैं तो 2-3 साल में इन्होंने, क्योंकि ये जो ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्थाओं सोसाइटी एक्ट के द्वारा ये स्कूल खुलते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये कहते हैं। तो जो उससे आमदनी होती है, आप बेहतर जानते हैं कि इससे आमदनी होती है, तो वो उसी चैरिटेबल ट्रस्ट में अथवा सोसाइटी में एक अगली संस्था खोल लेते हैं 3 साल में, फिर 3 साल बाद दूसरी संस्था खोल लेते हैं। तो मुझे टाटा की बात सबसे अच्छी लगी है कि ये साल मुनाफे और घाटे का साल नहीं है, ये जान बचाने का साल है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल 22 मार्च से अपनी बैलेंस शीट ना बनाए, ये उचित नहीं है। और ऐसा धन जो देश के काम ना आए, जो चैरिटी के काम ना आए, जो रिश्तेदारों के काम ना आए, जो लोक कल्याण के काम ना आए, जो दान के काम ना आए, जो अपने सेवकों के काम ना आए, अपने अधीनस्थों के काम ना आए, ऐसा धन पाप होता है। ऐसा व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मैं उसको मरा हुआ मानता हूँ, क्योंकि अपने अपनी पप्पी पप्पू तक हमारा वो नहीं है, हमारी लाइबिलिटी नहीं है। वसुदेव कुटुंबक वाला देश है, अति देवो भाव वाला ये देश है। तो मैं उद्योगपतियों से कहना चाहूंगा कि 3 महीने की बैलेंस शीट कृपया ना बनाएं, इससे लाभ हानि ना देखें। आप ये देखें, वो है ना कि इन्हीं मजदूरों से रौनक आती है हमारे घरों में, जिनके हाथों में छाले और पैरों में बीमारी है, इन्हीं की मेहनत से हमारी कोठरियों में रौनक आई है। बिल्कुल। तो आप सोच लो कि जब ये लोग माइग्रेट होकर के गए हैं तो मुंबई के क्या हाल हैं, सूरत के क्या हाल हैं, अहमदाबाद के क्या हाल हैं, बड़ौदा के क्या हाल हैं, नोएडा कैसा लग रहा है, और गाजियाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की आज स्थिति क्या है, अथवा कानपुर और लखनऊ की स्थिति क्या है। तो हमारी आर्थिक स्थिति में जो गुणोत्तर है वो ठीक है कि मालिक ने भी मेहनत की है, लेकिन अगर 4 दिन के लिए हड़ताल पे चले जाते थे लोग तो उत्पादन की क्या हालत होती है, और 3 महीने से नहीं हुआ। तो मेहरबानी करके जो उद्योगपति हैं, जो मालिक हैं, आप गार्जियन हैं, आपकी भूमिका अभिभावक वाली होनी चाहिए। इसलिए इतना पैसा उनको जरूर देना चाहिए जिससे उनके रोजमर्रा के जीवन में ठीक है, और जिसकी कम सैलरी है थोड़ा उसकी कम कटौती करें, जिनकी ज्यादा सैलरी है उनमें ज्यादा कटौती करें, और एक इतना मिनिमम वेज जरूर दें जिससे खाना पीना, फीस, कपड़े और दवाई, इस पढ़ाई दवाई और रोटी पानी और कपड़ा और मकान, इसकी कोई दिक्कत उनके मजदूर भाइयों की ना आए, क्योंकि अंततः मजदूर के आगे मालिक को ही झुकना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि ये कम्युनिस्ट आंदोलन टूटने के बाद इस देश में लॉकबंदी, तालाबंदी, मैंने तो दत्ता सामंत का जमाना बचपन में सुना है। हमारे गांव से जब किसी का खेती में मन नहीं लगता था तो वो कानपुर चला जाता था, और वहाँ फैक्ट्री का मालिक कहता था कल सुबह वाली शिफ्ट में आ जा। तो होजरी का काम होता था, जिसमें आपको एल्गिन मिल याद होगा, लाल इमली याद होगी, होजरी का बड़ा काम होता था। तो जब ये कम्युनिस्ट लोगों ने बहुत आंदोलन करवाए, ट्रेड यूनियंस हुई, तो आप देख लो जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर होता था, आज वो वहाँ फैक्ट्री नहीं बची है। और मुंबई जो स्वदेशी कॉटन मिल से लेकर के और सहकारी मिलों से लेके और सरकारी मिलों से लेके जो बहुत बड़ा कोई भी देश का आदमी भागता था, मुंबई जाता था और अगले दिन काम पे लग जाता था। तो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण, बहुराष्ट्रीयकरण के कारण, उदारीकरण के कारण, निजीकरण के कारण
और दुनिया के दूसरे देशों का हमारे यहाँ आयात होने के कारण जो है गुणवत्ता में हम पीछे पिछले हैं और चाइना ने हमारे बाजार पे कब्जा करने का प्रयास किया। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत ही गहराई में हमें इस पूरे संकट का और इस पूरे समय का उदाहरण के साथ परिचय दिया, और आपने बहुत गहराई में बातें की हैं। आपने ये कहा कि क्योंकि लोगों की आमदनी कम हो गई है इसलिए अब खर्चे भी कम हो गए। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी का हमारा प्रोसेस था, जो कमाता था वो खर्चता था, वो प्रोसेस हमारा कहीं ना कहीं चरमरा गया। साथ ही आपने प्रवासी मजदूरों की बात की, जो स्किल्ड वर्कर शहरों में मशीनीकरण का काम करते थे, अन्य स्किल्ड काम करते थे, वो आज गांव में आके मनरेगा का या मजदूरी का काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और अब वापस शहरों में लौटने की कयास में लगे हुए हैं। सर, पिछले मई और जून के महीने में आज हमारे साथ ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क से डॉक्टर भानुजा शरण जुड़े हैं। ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क बिहार और उत्तर प्रदेश के इन सामाजिक समस्याओं पर काम कर रही 16 गैर सरकारी संस्थाओं का एक अनौपचारिक नेटवर्क है, जो समाज में मानव तस्करी को मिटाने के लिए उद्देश्य से पिछले 1 दशक से काम कर रहा है। आज जब कोरोना संकट का इतना भारी आर्थिक प्रभाव हमारी जन समूह पर पड़ा है, तो वो जन समूह जो जैसे आपने जो बताया कि जो लोअर मिडिल क्लास बीपीएल में पहुंच गया और जो सड़कों पे रहने वाला, तो वो अभी भी सड़क पर है। जो वो गांव और कस्बों में रहने वाला जन समूह था, जो हमेशा से मानव तस्कर या कर्ज के कारण बंधुआ मजदूरी में गिरने का उसका बहुत बड़ा खतरा रहता था, आज इस संकट के बाद वो खतरा कितना आगे बढ़ गया है। और इसके लिए हमारी सरकारें योजनाएं घोषित कर रही है, सभी जिलों में प्राधिकरण से और एडमिनिस्ट्रेशन से काफी समाधान के लिए कार्य की गए हैं। लेकिन ये जो एक बड़ा एक संकट का बादल हमेशा से गरीबों पर छाया रहा है, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी का, इसको लड़ने के लिए आपके विचार में क्या उपाय हैं? और फिर मैं भानुजा जी से इस पे अपने विचार जानने, उनके विचार जानने की बात कर। जी जी सर, मुंशी प्लीज। प्रेमचंद की पूछ की रात, सॉरी, सवा शेर गेहूं एक कहानी है। जी तो सरकार की योजनाओं पे कई फाइलों से होकर के गुजरती है और जमीन पर आते आते थोड़ा टाइम लगता है। जी कोरोना अचानक ये शब्द सब लोगों ने 120 दिन पहले केवल इस शब्द को सुना था, वरना बिल्कुल। इसको हम लोग जानते भी नहीं थे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अक्सर विकासशील राष्ट्रों में बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अभी दूसरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। जी तो वो सवा सेर गेहूं में आपने देखा ना कि वो सवा सेर गेहूं एक साहूकार से लेता है, या मदर इंडिया फिल्म देखी हो, कन्हैया लाल जो होते थे, एक आर्टिस्ट होते थे, वो शोषण का प्रतीक होते थे, हैं, जी गांव में बैल खरीदना है तो उसके पास लोग जाते थे। तो जी मेरा ये कहना, मैं बहुत, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं बहुत भयभीत और डरा हुआ हूँ बुंदेलखंड को लेकर के और जी पूर्वांचल को लेकर के, कि वहाँ दो वर्ग है, एक खाते हुए मरा जा रहा है, एक बिना खाए मरा जा रहा है। तो एक तो कुपोषण के शिकार हैं और एक मोटापे के शिकार हैं। ये मोटापे के शिकार जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो एलीट क्लास, क्या कहूंगा, कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। जी मुझे ऐसा लगता है कि गांव में 13वीं करने पर भी 3 रुपए के सैकड़े का ब्याज लिया जाता है, जी ठीक है ना। तो कर्ज में लिया जाता, तो ये लोग जहाँ से अपने शहरों से, जब बुंदेलखंड में, खासतौर से मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, वो छतरपुर हो, दमोह हो, टीकमगढ़ हो, जी रीवा पटना, बघेलखंड, रीवा पटना, सतना सीधी हो, अथवा ये हमारा भी मुरैना ग्वालियर शिवपुरी और हमारा बुंदेलखंड खासतौर से जो जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर और झांसी है, जी इसमें सिंचाई के साधन न होने के कारण खेती बहुत लाभप्रद नहीं है और बहुत बड़ी वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह भी नहीं है। तो आप जब देखते होंगे कि जब भी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, आपको छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड के मजदूर ज्यादातर आपको पूर्वांचल के मिलते हैं। अब वहां पर जब ये गए हुए हैं, तो राशन कार्ड बनने में भी टाइम होता है, राशन के लिए भी कुछ तारीख निश्चित होती है, जाते ही भूख और बीमारी
आ सकती है। तो ऐसे समय मुझे लगता है कि जो स्थानीय जमींदार उन्मूलन अधिनियम यद्यपि हो गया है, लेकिन सो कॉल्ड जो जमींदार और साहूकार हैं जी, उनसे इन लोगों ने कर्जा लिया होगा, जी, और वो कर्जा जो है सुरसा राक्षसी की तरह ऐसा मुंह फैलाता है कि उससे आदमी उभर नहीं पाता है। और ये जो उसका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये जो बिल्कुल। गांव के साहूकारों का, ये अपने जी, ये आरबीआई के गवर्नर अपने आप में होते हैं, तो इनका जो है बिल्कुल लठ सही। कलेक्टर होता है, जी, ठीक है ना, ये इनका जी, लठ बिल्कुल कलेक्टर सही। होता है। तो ये जो शोषण कर रहे होंगे, जी, मुझे लगता है कि इससे गरीब लोगों को बड़ी भारी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि ये एक अवसर भी है, ये जी, उनके लिए, साहूकारों के लिए, तानाशाहों के लिए, या जिन शोषण करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी क्लाइंटेज भी मिली है, क्योंकि जी, लोग अचानक अपने गांव में पहुंचे हैं। जब मैं बुंदेलखंड का दौरा करता था, अभी तो साल भर पहले मैं यूपी में कैबिनेट मंत्री भी था, तो मुझे बड़ा जी, शौक है बुंदेलखंड का। मैंने सबसे ज्यादा दौरा किया क्योंकि मेरे अच्छा, पास माइनर इरिगेशन थी। तो मैं चाहता था कि ये सब्सिडीज और बुंदेलखंड विकास निधि की जगह, वो है ना, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ, जिंदगी भर ओके, खा सकें हम, ऐसा प्रयास कर रहे थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बुंदेलखंड के लिए अलग पैकेज देते हैं, पूर्वांचल के लिए अलग देते हैं। प्रधानमंत्री जी की निगाह में भी विदर्भा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल हमेशा रहता है, जी, क्योंकि यहाँ पर जिन राज्यों में या जिस क्षेत्र में उत्तम किस्म की पशुपालन होता है, वहाँ के लोग फसल के नुकसान होने पर या देवी आपदा होने पर कभी आत्महत्या नहीं करते हैं। जब भी आप आत्महत्या के केस सुनते होंगे, तो वहीं पर सुनते हैं जहाँ पर पशुपालन अच्छा नहीं है। तो एक हाँ, अन्ना प्रथा बुंदेलखंड में है, माने निराश्रित गौवंश सड़कों पे घूम रहा है। पहली बात तो वहाँ बहुत अच्छी खेती नहीं है, लेकिन खेती होती भी है तो निराश्रित आना ही। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा इंतजाम किया है, मैं पशुपालन मंत्री भी था, तो 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से गौशाला को हम लोगों ने 360 दिन का भरण पोषण के लिए कानून बना के गए हैं। गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए हर जनपद पे 4-4 गौशालाओं के लिए पैसा निर्मित कर दिया है, निर्माणाधीन है, बन चुकी है, मनरेगा से भी बन रही है। थोड़ी हमारी बहस थोड़ी दूसरी दिशा की तरफ जा रही है। जैसा आपने कहा कि ये उनका उनके लिए अजीब सा एक फिर परेशानी होगी, वो कितनी परेशानी होगी ये मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि सरकार की योजनाएं आएंगी, लेकिन तब तक आदमी कल के चूल्हे जलाने के लिए अपने गांव के किसी पैसे वाले से लेगा। और देखिए, अब वो मदर टेरेसा वाली चैरिटी ऐसे कोई नहीं गांव में कर रहा है। अब तो जी, किसी का बाप मर जाता है और वो 13वीं करता है, तो वो भी 3 रुपए सैकड़े पर लेकर के, कर्जा लेकर के वो इस प्रकार के सामाजिक कुरीतियों को लोक लाज में करता है। तो जी, मैं बहुत आशंकित हूँ और थोड़ा डरा भी हूँ कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के वो लोग जो 3 रुपए सैकड़े पे या 4 हो सकता है, 5 रुपए सैकड़े पे, और इसमें पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बहुत लिखित नहीं होता, ये मौखिक होता है। जी, और ये चेक चेक से नहीं दिया जाता है, ये जी, कैश दिया जाता है। इसकी जी, पंचायत तो हो सकती है, लेकिन इसकी मुकदमेबाजी ज्यादा नहीं होती है। ये बच सकता है। मैं प्रवासी मजदूरों से कहना चाहूंगा कि भोजन की व्यवस्था पीएम ने और सीएम ने कर रखी है। मनरेगा से पूरा जीवन नहीं कट सकता, इस बात को मैं कहना चाहूंगा। तो एक बार फिर शहर के लोगों को थोड़े उदार हृदय का परिचय देना पड़ेगा। जैसे जी, स्कूलों के बारे में ये हो रहा है कि वो फीस ले रहे हैं, जी, जबकि बच्चे नहीं गए हैं। कोई सरकार फीस माफ का कानून ना बना दे, तो हाईकोर्ट जाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। क्या ऑनलाइन से पढ़ाई हो रही होती तो फिर क्या ये बिल्डिंगें इतनी इतनी बड़ी बनती? क्या जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्टीफेंस कॉलेज या दुनिया भर के ये कॉलेज हैं, क्या क्या बनते? तो ऑनलाइन से, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला सिस्टम भी 10 साल से आ गया है, कंप्यूटर 20 साल से आ गया है, फिर ये क्यों पढ़ाई होती है? ऑनलाइन पर सब कुछ हो जी, जाया करे, जी, तो फौजी छुट्टी भी ना ले, ऑनलाइन बच्चों से बात कर लें, और होम सिकनेस दूर हो जाए तो भाई को छुट्टी जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारें चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में अथवा केंद्र में, वो उसका मूल आधार अंत्योदय है। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, अंतिम व्यक्ति भूखा ना रहे, अंतिम जी, व्यक्ति तक विकास जाए, अंतिम व्यक्ति तक मकान जाए, शौचालय जाए, आवास जाए, उज्ज्वला जाए। जी, तो ये 20 लाख करोड़ जैसा बजट, कई बार कहते हैं कि इस मुसीबत को अवसर में हमारे प्रधानमंत्री ने बदल दिया है। मैं एमएसएमई को देख रहा था कि अगर, कई बार लगता है कि कोरोना कुछ मामलों में ठीक होकर के आया है, जैसे फैमिली रिलेशन ठीक हो रहे हैं, हमें अच्छे बुरे की
पता चल गया है, हमें संयमित जीवन जीने का हो गया है, हम दुख सुख होने लगे हैं, हम थोड़ी बहुत आध्यात्मिक हुए, थोड़ी हमारी मानसिक काउंसलिंग हुई है। और दूसरी बात है कि कोरोना ना होता तो एमएसएमई का कभी इतना बड़ा बजट नहीं था। ये मैं ये कहता हूँ कि और किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, बाजरा में बहुत बढ़ा है, धान में बढ़ा है, खरीद केंद्र हमारे यहाँ गर्मियों में लॉकडाउन होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गेहूं की खरीद केंद्रों पर खरीद करवाई है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि गांव के बिना शहर कभी खुशहाल नहीं हो सकता है, शहर के बिना गांव फिर भी खुशहाल हो सकता है। जिस साल मेरे इलाके में आलू की पैदावार ठीक होती है और उसका भाव ठीक मिलता है, तभी जाकर के किसान कपड़े की दुकान से कपड़ा खरीदता है, सोने चांदी की दुकान से सोना चांदी खरीदता है, अपने बच्चे को उसी साल मोटरसाइकिल खरीदवाता है और कोशिश करता है कि जिस साल भाव सही हो, पैदावार जी को, अपनी लड़की के हाथ भी पीले करने का प्रयास उसी साल करता है। जिस साल फसल कम होगी और भाव ठीक नहीं मिलेगा तो शहरों में जो कपड़े की दुकानें हैं उस पर मक्खियां बैठेंगी, कपड़े को गंदा करेंगी और ये सोना चांदी नहीं खरीदा जाएगा। और फर्टिलाइजर का भी प्रयोग उस साल आदमी कम करता है। तो किसान की परचेज पावर अगर बढ़ती है, किसान अमीर तो देश अमीर, किसान गरीब तो देश गरीब, किसान दुखी तो देश दुखी, किसान परेशान तो देश परेशान। क्योंकि अभी भी मैंने पहला भाषण जो चौधरी चरण सिंह का सुना था बचपन में, उसमें था कि भारत गांव देहात किसान का देश है, 90% किसान है। आज वो 90 से 70 आ गए होंगे, 65 आ गए होंगे, लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी ये देश किसानों का ये रहेगा और ये गरीबों ये मिडिल क्लास का रहेगा, खेतिहर मजदूरों का रहेगा। इसलिए थोड़ा इस 3 महीने में जब मौत को हमने बहुत नजदीक से देखा है, हमने मरते हुए देखा है, अपने मोहल्ले में हॉट स्पॉट देखे, हमने क्वारंटाइन देखा, हम पॉजिटिव नहीं हुए लेकिन हमारे जानने वाले पॉजिटिव हुए, हम कुछ लोगों की जानने वालों की मौत हुई है। इस समय भी अगर हमारी आध्यात्मिक काउंसिल नहीं हुई तो जीवन में कभी हम सुधर नहीं सकते हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पर, चाहे सामाजिक स्तर पर, और खासतौर से चाहे ये हमारी दूसरे रूप में। अगर हम अब नहीं सुधरे तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। जी, मैं डॉक्टर भानुजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मई और जून के महीने में आपने एक आंकलन किया था कि कोरोना का मजदूरों पे और कृषि कृषि श्रमिकों पर और जितने हमारे श्रमिक हैं उन पर क्या असर पड़ा, उस आंकलन के अपना कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें, उसकी फाइंडिंग्स शेयर करें और साथ ही आगे अब इन कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उनको भी संक्षेप में बताएं। भानुजा जी। सर्वप्रथम मैं माननीय सांसद महोदय को सादर प्रणाम करते हुए ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की तरफ से मैं अभिवादन भी करता हूं। सर, आपने सरकार द्वारा उठाए जा रहे सकारात्मक और प्रभावी कदमों के बारे में बताया, जो वास्तव में हम लोग भी देख रहे हैं, ढेर सारे प्रयास सरकार कर रही है। और सर, आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन लोगों की बिल्कुल परेशानी जो कर्ज बंधुआ के करीब होते हैं या कर्ज में फंस जाते हैं, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया। तो सर, ये बिल्कुल सही है कि कोरोना का जो संकट काल है उसका सभी पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा है। आपने बताया पूरी दुनिया में पड़ा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां हम लोगों ने इस अध्ययन कार्य को किया तो देखा कि एक बड़ा तबका जो सामाजिक ताने बाने के सबसे निचले स्थान पे, जिनके पास जो संपत्ति विहीन है या जो कौशल विहीन है, उन पर सर इसका ज्यादा कठोर असर दिखाई दे रहा। सर, आपने भी ये कहा भी कि किस तरीके से निम्न मध्यम वर्ग कैसे नीचे गया, सड़क पर रहने वाले लोग कैसे अभी वहीं पे या नीचे जा रहे हैं। तो सर, मुझे ये बताना है, कहना है कि सर, एक तो चाहे वो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, चाहे उनका रोजगार छीना जा रहा है, चाहे जो स्वास्थ्य सेवाएं केंद्रित हो गई कोविड के तरफ, तो चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का जो खर्च बढ़ गया उन समाज के बिल्कुल मुसहर समुदाय और आदिवासी समुदाय के लोगों का, और साथ ही साथ इन सारे प्रक्रम में सर जो मानव तस्करी का जो खतरा है, जो कर्ज लेने का खतरा है,
या कर्ज लेके जो बंधुआ बनने का खतरा है, उसमें कहीं ना कहीं वो बढ़ रहा है। अभी विद्यालय बंद है तो बच्चे सर स्कूल में नहीं है। स्कूल बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली सुरक्षा तंत्र है सर। तो ये अच्छी बात है कि सरकार ने अभी अनाउंस किया और कई जगह अच्छा काम भी होने लगा कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पंजीकृत थे उनको कन्वर्जेंस जो अमाउंट उनको मिलने वाला वो, और प्लस उनके साथ जो राशन मिलना चाहिए मिड डे मील का उनके परिवारों को वो मिलने की पूरी व्यवस्था हो गई। और उसपे और बीएससी लोगों ने घर घर जाके पुस्तकें देने का काम किया। लेकिन सर ये जो तबका है इनके पास सर, चूंकि ये पीढ़ी जो है मुसहरों की, ये शायद पहली बार स्कूलों में गई है, तो ऐसे में सर यदि इनको स्कूलों से अगर ये अलग हो गए या स्कूलों तक इनकी अगर पहुंच नहीं हो पाई कुछ और दिनों तक, तो शायद सर इनके बाल श्रम में जाने की संभावना बढ़ जाएगी कि जो माँ बाप करेंगे सर वही ये भी करेंगे। तो सर ऐसे में हम लोगों ने अध्ययन में अपने ये पाया कि ठीक है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है नरेगा में सर। अब तो पहले नरेगा में लोग काम कहाँ करते दिखता नहीं था, तो गांव में सर दिखता है, भीड़ लगी हुई है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो विषमता है वही कि वो पहले स्किल्ड था, वो कुछ टेलर मास्टर का काम करता था, वो गांव में फावड़ा चलाने में शायद उसको दिक्कत महसूस हो रही है कि कैसे उस काम को करेगा। वही दूसरी ओर सर हम लोग के अध्ययन निकल के आए कि पिछले 2 महीनों में सर 307% डिमांड बढ़ गई नरेगा में काम की। तो एक तो जहां पे नरेगा में काम करने वालों की कमी हो जाती थी या नरेगा में काम उस तरीके से लोग कर नहीं पाते, तभी 307% की जो बढ़ोतरी नरेगा के कामों में हुई। और सर मई 2020 के दौरान बेरोजगारी में भी सर करीब 23% से ज्यादा की वृद्धि हुई। तो सर इस पे जो नरेगा पे जो आश्रितता है लोगों की सर, ये भी कहीं ना कहीं शायद आपने बहुत अच्छा बताया कि प्रधानमंत्री महोदय इस पे भी विचार शायद कर रहे हैं या कर सकते हैं कि क्या ये 100 डेज को हम और अधिक दिनों में बढ़ा सकते हैं। क्या वो बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है सर कि नवंबर तक इस देश का 80 करोड़ परिवार सर वो पीडीएस से वो राशन पाएंगे। लेकिन सर यदि फिर भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे समाज के सर लोग हैं जो चाह के भी नरेगा से नहीं जुड़ पाते, तो सर मुझे लगता है कि यदि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं इन सारे लोगों को सामूहिक प्रयास ऐसा हो कि वो डोर टू डोर अगर वो रोजगार सेवक जाके लोगों को पंजीकृत करें, खास तौर से जो एकल महिलाएं हैं, जो एक अकेली महिलाएं परिवार चला रही, उनको प्राथमिकता के आधार पे सर उनमें अगर वो दिया जाए, पंजीकृत किया जाए नरेगा में, तो सर मेरे समझ से ये अच्छा एक कदम होगा। सर इसके साथ मुझे एक चीज और ये कहना चाहिए कि सर यदि अच्छा हो कि जो रोजगार सेवक है ना, इनके काम का सर निरीक्षण जो है वो जो पंचायती राज के जो लोग हैं, उनके जो सदस्य हैं, घटक हैं, यदि वो मिलजुल कोई एक ऐसी संरचना विकसित करें कि ये रोजगार सेवक जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सर नरेगा का पूरा काम थ्रू उनके ही चल रहा है, तो शायद एक अच्छा पहल हो सकता है सरकार की तरफ से, संस्थाएं पूरा उसमें मदद सर करेंगी। और उसके अलावा सर हुआ क्या कि एक तो ये जो मुसहर समुदाय, आदिवासी समुदाय है, इनकी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर सब बहुत अच्छी पहले से भी नहीं। ये स्वास्थ्य सेवाओं को, आप बिहार के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुसहर का वर्णन कर रहे हैं। हाँ सर, इट्स उनकी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर सर पहले से बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में ढेर सारे प्रयासों के बाद जब इनको सरकारी सेवाओं से, चिकित्सा सेवाओं से जोड़ा गया, तो अभी क्या हुआ कि जब केंद्रित हो गया पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था कोविड संबंधी स्वास्थ्य के लिए, तो इसमें क्या हुआ कि ये फिर इनकी दूरी उन सेवाओं से बढ़ने लगी। तो आज सर मुझे आपको ये सूचना सर साथ बताना चाहिए कि सर 45% से ज्यादा जो ये मुसहर समुदाय है वो कर्जा लेता है स्वास्थ्य और इमरजेंसी मेडिकल जरूरतों के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये कर्ज लेंगे फिर उस एक ट्रैप में फंसेंगे वो, फिर वो उनका बंधुआ मजदूरी करना, उनकी बेगारी करना सर शुरू करेंगे। तो सर मुझे लगता है कि, और सर हम लोग के अध्ययन में निकल के आया कि करीब सर 79% से ज्यादा गाँवों में ये रिपोर्ट आई कि पिछले 2 महीने में कोई विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे का सर आयोजन नहीं हुआ, या आशा का विजिट उस स्तर पे नहीं हुआ जिस स्तर पे होना चाहिए। तो ऐसे में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूंगा
जी मैं सर। स्वयं मौके पर खंदौली गया हूँ और वहाँ पर जी एक पोषण किट दी गई है, जिसमें वो मीठा वाला दलिया, नमकीन वाला दलिया और जी। एक किट थी जो ICDS। गर्भवती महिला को और 3 साल या 5 साल तक के बच्चे को दी गई है। वो तो उसकी तारीख निश्चित थी और मैं स्वयं उसका मौके का गवाह जी, हूँ। इसमें जी कई सर। हाल जिलों ही ने में बहुत सर, अच्छा प्रदर्शन किया है सर। कई जिलों ने। देखिए जी ये जिलों का प्रदर्शन नहीं था, जी वो जिलों ने अपने आप को शो कर दिया हुआ कि उनका प्रदर्शन अच्छा है। जी ये गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के अनुसार और जिन बच्चों की उम्र 5 साल तक है, जी पूरे केंद्र सरकार के द्वारा ये पैसा होता है और आशा बहनें और वो दूसरी हमारी होती हैं, क्या नाम, उनके जी द्वारा गया। जी मैं स्वयं मौके पे जाता हूँ, जब पूरा आगरा संक्रमित था मैं खंदौली में जाके ब्लॉक पे गया हूँ जी और वो मैंने भोजन 2-3 बार मैं प्रभारी मिनिस्टर बागपत था, तो ये जो ये पोषण वाला है, ये मैंने दलिया स्वयं खाया, इनका पोहा मैंने खाया है, बल्कि मीठा दलिया वाला भी खाया, नमकीन दलिया भी इनका खाया। कुल जी मिला के ये ऐसा नहीं है, ये पोषण के मामले में काम हुआ है, वो बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना वो हुआ है। स्वयं सहायता समूहों को इस समय एक्टिव करना चाहिए। इंडिविजुअल की जगह बिल्कुल हमें थोड़ा दक्षिण भारत की तरह सेल्फ बिल्कुल। हेल्प ग्रुपों को थोड़ा डेवलप करना चाहिए। और किसान, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसको एक झटका लगा है कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगना करेंगे। मुझे थोड़ा अचंभा हुआ था कि क्या गेहूं दुगना पैदावार होगा या आलू दुगना होगा या धान या जी दक्षिण भारत में दुगना नहीं होंगे या भाव दुगना हो, फसल उतनी हो। तो जी मैं खुद आशंकित था कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने इनकम दुगनी कैसे कही है, लेकिन मैं, ये मेरे निजी विचार हैं कि इनकम को 3 गुना अथवा 4 गुना किया जा सकता है। हम्म। क्योंकि मैं फिशरीज मिनिस्टर था अभी और एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर था, तो और माइनर इरिगेशन था, जिसमें हमने चेक डैम्स बहुत बनाए, डीप बोर जी किए और एनिमल हस्बेंड्री के रूप में हमने गाय का बच्चा दिया, वैक्सीनेशन बहुत कराया। खासतौर से ये खुरपका, मुंह पका और गला घोटू पर हमने नियंत्रण कर लिया। फनेला जी पे बड़ा काम था। मैं ये चाहता हूँ और ये मेरी सलाह भी लोगों को है कि मैं वो खेती करता हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई कि कितने किलो खाद पड़ेगी, कितने किलो बीज पड़ेगा। और जी मेरे पिताजी को मेरे ग्रैंडफादर ने जो बताया था, ये बिल्कुल। परंपरागत हम खेती कर रहे हैं। जबकि पूसा में, पंतनगर में, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक रात दिन एक करके जो हमारे किसान के लिए लाते हैं, हम किसान उनकी बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जी अरे ये तो बकते हैं, और जो ट्रेडिशनल है। तो अब हमें किसानों को पिगरी के द्वारा, पशुपालन के द्वारा, मधुमक्खी पालन के द्वारा, ऑर्गेनिक खेती द्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा और मछली, मैं प्रधानमंत्री का आभार मिशंस। प्रकट करना जी चाहूंगा कि इस बार उन्होंने क्या किया है कि पशुपालन एवं मछली विभाग ही अलग बना दिया। वरना बिल्कुल। पहले ये कृषि विभाग की सिस्टर कंसर्न होती थी और जी एक ज्वाइंट सेक्रेटरी अधिकारी इसको देख लेता था, जिसकी प्रायोरिटी में मुझे लगता है ज्यादा नहीं था। जी अब जी पशुपालन मंत्री अलग है, गिरिराज सिंह हैं, और राज्य मंत्री हमारे बालियान साहब हैं। और ऑपरेशन ब्लू, सॉरी, नीली क्रांति, जो जी नीली क्रांति के तहत जी प्रधानमंत्री जी से वार्ता में उन्होंने बताया था कि जो तिरंगे झंडे में नीला चक्र है वो प्रगति का सूचक है। तो जी इस प्रकार से ये जल में होती है। तो जो नीली क्रांति के तहत मैं अभी पढ़ रहा था कि जब मैं मंत्री नहीं रहा हूँ तब बजट बहुत यूपी में आ गया है। अब मैं अच्छा। आजकल एमपी हूँ, तो एक बहुत बड़ा बजट केवल नीली क्रांति के लिए दिया गया है। गाँव में जी तालाब हैं, सब बातें हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि साहब मछली का काम केवल धीमर समाज के लोग करेंगे, बिल्कुल। फिशरमैन करेंगे, ऊंची जात के लोग नहीं करेंगे। सब्जी का काम केवल कुशवाहा साग मोड़ से नहीं करेंगे, दूसरी जात नहीं करेंगे। भेड़ें पालने का काम मेरी जात जो शेफर्ड है केवल वो करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे। जी गाय भैंस यादव और गुजर जाट ज्यादा करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। जी है, नाई का काम केवल नाई करेगा, क्यों करेगा? दूसरी जात का लोग डिप्लोमा कर ले। है, ये अनाज भूनने का काम केवल भुर्जी करेगा, कपड़े सिलने का जी काम केवल दर्जी करेगा, बर्तन का काम केवल ठठेरा करेगा, कलाई करने का काम कसेरा करेगा, सोने का काम स्वर्णकार करेगा, लोहे का काम लोहार करेगा, लकड़ी का काम बढ़ई करेगा। ये बड़ी भारी परेशानी है इस देश में। जी जी दूसरे लोग उस क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मैं इनकी ये भी तारीफ करना चाहूंगा कि ये श्रमजीवी लोग हैं। ये अपने श्रम से जिंदा होते हैं। और एक जाति विशेष, एक विशेष कार्य में इतनी दक्ष होती है कि वो डिग्री और डिप्लोमा वालों को, जैसे हमारे भुर्जी समाज का आदमी जितने अच्छे पॉपकॉर्न
सेक सकता है बालू और छलनी के साथ, उसका लोग भी जी कर सकते हैं। जी नाई जितनी अच्छी कटिंग कर सकता है, या हमारे सैनी समाज के लोग जितनी अच्छी कहा जाता है ना कि अगर किसी सैनी या कुशवाहा की 10 बीघे जमीन है और ऊंची जात के पास 50 बीघे है, तो ये 10 बीघे वाला ज्यादा मालदार इसलिए होगा कि ये मिक्स क्रॉप कर लेता है, ये मिल कर भी कोई फसल कर लेता है। तो मैं किसानों से यही कहना चाहूंगा कि अपनी आय को वो 3 गुनी कर सकते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 5 बीघे जमीन में अगर RAS री सर्कुलेटिंग सिस्टम के साथ फंगेसियस मछली को करेंगे तो 12 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। और मैं बागपत जी में 5 बीघे में गन्ने में बता रहा हूँ, खाद बिजली पानी DAP यूरिया कीटनाशक को अपने खेत में काम करने की अपनी मजदूरी के बाद जो बचता है, मैं उसको इनकम कहता हूँ। वो इनकम नहीं हो सकती है तो पिगरीज में हो सकती है, फिशरीज में हो सकती है, पोल्ट्री में हो सकती है, जी फल और फूल की खेती में हो सकती है, औषधि खेती में हो सकती है। तो ये जी किसान को थोड़ा परंपरागत खेती को छोड़ करके और जी थोड़ा नए प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि देहात में जो लड़के MBA टाइप के हैं, BBA हैं, BCA हैं, MCA हैं, अथवा होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं, अथवा थोड़ी BSc AG वाले हैं, ये थोड़ा हट करके गांव में कुछ प्रयोग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल और महिलाओं में जागरूकता आई है, अब वो चूल्हे चक्की तक सीमित नहीं है। जो दक्षिण भारत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप करके अपनी आर्थिक स्थिति को, और कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा जो गुजरात ने और महाराष्ट्र ने अपनी आर्थिक स्थिति को बदला है, और जो एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा हरियाणा ने अपनी साहिवाल, अब देखिए किसी के पास साहिवाल गाय है या थारपारकर गाय है या गिर गाय है या मुर्रा भैंस है, मुर्रा जी खेती प्रॉपर्ट होने के बाद भी कभी वो सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो एक पैरेलल इकोनॉमी है। अब जी आप बुंदेलखंड में देखते होंगे, मैं उनको गोबरी गाय कहता हूँ कि केवल गोबर देती है, अथवा चाय वाली गाय कहता हूँ, केवल चाय बन सकती है। वो बहुत जी छोटी ब्रीड है, बहुत छोटी हाइट है, इतना सा उनका थन होता है, वो जी दूध नहीं देते हैं। तो हमें पशुपालन में नस्ल सुधार भी हमें करना चाहिए। जी जी बहुत ही उम्दा उदाहरण दिए सर आपने। तो अब अंत में सर आपसे बस एक संदेश चाहेंगे कि जितने गैर सरकारी संस्थान और अन्य लोग, सिविल सोसाइटी के लोग जो बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी के रोकथाम के लिए सरकारों के साथ समाज में काम कर रहे हैं, अब कोरोना संकट के बाद उन्हें किस दिशा में सर काम करना चाहिए और कितनी मजबूती से जो हमारे मजदूर और श्रमिक हैं उनको कितनी मजबूती से हमें संभालने की जरूरत है ताकि अब दोबारा बंधुआ मजदूरी या मानव तस्करी जैसे काले अपराधों में भारत का किसान या भारत का मजदूर, भारत का निचला वर्ग ना जाके पड़े। इसके लिए आपका एक संदेश अंत में चाहते हैं। मैं मैं आप मैं आपके डर से अपने को संबंध, तो बच्चों से काम कराया जा सकता है। इस समय जो संस्थाएं, जी लेबर डिपार्टमेंट है जिसकी जिम्मेदारी बंधुआ मजदूरी को रोकने का काम है, जी उनको कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत, CSR के तहत कंपनीज को आगे आना चाहिए, जबकि उल्टा वो आधा वादा कर रहे हैं। जी नंबर 3 बात ये होनी चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होने चाहिए, किसान को फसल की उचित वो होना चाहिए, किसानों को फसल बीमा कराना चाहिए इस समय, जी जिससे कोई देवी आपदा आने पर उनका कोई, क्योंकि दो फसलें होती हैं देवी आपदा में, बाढ़ से या अतिवृष्टि से या अनावृष्टि से या सूखा आने से या आग लगने से या पशुओं द्वारा चरने से या ओले पड़ने से या पाला पड़ने से या तूफान आने से अगर फसल नष्ट हो गई, तो सरकारी कर्मचारी सेफ है कि आंधी जी बरसात तूफान आए, किसी की सरकार हो, उनको 1 तारीख को तनख्वाही जरूर मिलती है। लेकिन जी किसान आशान्वित रहता है 2 फसलों पर, इसलिए फसल बीमा दुर्घटना योजना में थोड़ा प्रीमियम कम होना चाहिए, सरकार को उदार होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़नी चाहिए। और सब कुछ सरकारें नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सरकार जी के पास भावना है, लेकिन काम होता है रेवेन्यू से, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इस समय सामाजिक संस्थाओं को, NGO को, कंपनीज को CSR के तहत और सब लोगों को इस वैश्विक महामारी में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हमारे घर के 40 घर में आसपास इस्लाम में लिखा हुआ है कि कोई भूखा नहीं होना चाहिए, शिक्षा के लिए दूर तक जाना हो तो जाना चाहिए। तो सब लोग अपने थोड़े खर्चों में कटौती करें और मानवीय पहलू को उजागर करें। ये समय क्रूरता का नहीं है।
मैं आपके एनजीओ को समझ रहा हूँ कि आप मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर काफी कुछ आप ध्यान दे रहे हैं। आप पार फिल्म को देखिएगा, आज से 30 साल पहले थी। शबाना आजमी और नसीरुद्दीन साहब बिहार के किसी गांव से जब पंजाब की तरफ जाते हैं तो बिहार के जमींदार उनको लठ लेकर के रोक रहे हैं। क्यों? 1 किलो में मजदूरी करवाते थे, हैं? और पंजाब में राजमा और चावल और छोले मिल रहे थे, पैसा ठीक मिल रहा था, छाछ मिल रही थी। ट्रेन में आप देखो, बिहार से आने वाली ट्रेनों की छतों पर बैठ के जाते थे। लेकिन जब गुड गवर्नेंस बिहार में हुई, नरेगा का काम हुआ, तो लेबर ने बाहर के 300 रुपए की जगह, बाहर के 400 रुपए की जगह अपने 100 रुपए उसको अच्छे लगे, क्योंकि वो उसके गांव देहात में अपने लोगों के बीच में उसको मिले। तो इससे मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि किसान को थोड़ा सा परंपरागत फसलों की जगह अपनी इनकम को दुगनी करने के लिए, जो मैं पुनः एक बार रिपीट कर दूं कि पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मधुमक्खी पालन के द्वारा, औषधि खेती के द्वारा, फलों की खेती के द्वारा, फूलों की खेती के द्वारा, सुअर पिगरीज के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि 40-60% पानी कम लगता है और 40% फसल बढ़ती है। ये किसान को समझ में नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश में 90% उस पर सब्सिडी है, 90% सब्सिडी है। इसके बाद लोग जब राजस्थान बन जाएंगे तब जाके ये ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे। तो राजस्थान का आदमी समझ गया, क्योंकि वहां राजस्थान मरुस्थल में बदल गया। इससे पहले कि आगरा राजस्थान बने, उत्तर प्रदेश राजस्थान बने, हमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पर काम करना चाहिए और लोगों को सामने आना चाहिए, मजदूरी सहायता करना चाहिए और चक्रवर्ती ब्याज नहीं लेना चाहिए। कोई देखे या ना देखे, शनि भगवान देख रहे हैं, वो न्याय के देवता हैं। ऐसी वैश्विक महामारी में जो शोषण कर रहा है तो उसको नरक मिलेगा। और चैरिटी करने का इससे अच्छा ईश्वर ने इस जीवन में दूसरा मौका नहीं मिला। मुझे नहीं पता आगे कोरोना 2, 3, 4 क्या आएगा, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूं, दान करने का इससे अच्छा, एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने मातहतों को परेशान ना करो, अपने सर्वेंट्स को परेशान ना करो, अपने अधीनस्थों को ना करो, अपने गांव के लोगों का वेलफेयर करो, अपनी पंचायत में वेलफेयर करो और अपने स्टाफ का वेलफेयर करो। सब लोग अपने अपने अधीनस्थों और मातहतों का कर लेंगे। जैसे मैंने पूरे इसमें अपने किसी कर्मचारी को नहीं निकाला है, किसी कर्मचारी को, क्योंकि कल हम इनको घर से बुला के लाते हैं, आज हम निकल नहीं रहे हैं, तो क्या हम ड्राइवर कम कर दें? क्या हम पोछे वाले को कम कर दें? क्या हम अपने पीएपीएस को निकाल दें क्योंकि इस समय जनता नहीं आ रही है तो ज्यादा काम नहीं है? नहीं, कल इन्हीं मजदूरों के माध्यम से दोबारा रौनक आएगी। इसलिए रिश्ते खटास में नहीं पड़ने चाहिए। बहुत ही बहुत खूब। भानुजा जी, 2 शब्दों में आप भी अपने बात को विराम दीजिए जी। सर, बहुत ही अच्छी और उत्साहजनक हम लोगों को दिशा निर्देश भी मिला एमपी सर के बातों से। सर, मुझे आपकी जो बात कृषि को बढ़ावा देने और खेती में लगने की, ये बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, एक जो मेरा अनुभव है सर इन समुदायों के साथ काम करने का ईस्टर्न यूपी में, तो सर ढेर सारा एक बड़ा तबका ऐसा है जिसका जमीन ही नहीं है। तो यदि शायद अगर भविष्य में सरकार कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसी बात पे विचार करें कि इनको कम से कम टुकड़े टुकड़े जमीन आ जाए, कृषि योग्य पट्टा यदि भूमि का इनको हो जाए, तो शायद सर जो अभी नया योजना आर्थिक पैकेज आया है सर, इसमें चाहे वो पशुपालन, चाहे वो खेती के उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करके निश्चय ही ये कर्ज बंधुआ के उस खतरे से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। सर, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए सर, 20 मिनट की बात को आपने 1 घंटे से ज्यादा समय हमें दिया और इतनी गहराई में इतना प्रचंड ज्ञान जो आपके पास था आपने हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा कि हमारे जितने दर्शक हैं जो इस बातचीत को, इस चर्चा को आगे देखेंगे, वो आपके दिए गए आधुनिकीकरण के संदेश को और सामाजिक कल्याण और चैरिटी के संदेश को दिल से लगाएंगे और इन दिए गए कार्यों पर, हमारे माननीय सांसद द्वारा बताई गई बातों पर अच्छी तरह अमल करेंगे और अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार।